हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खेल शिक्षण विधि, जिसे बोलते हैं प्ले वे टीचिंग मेथड। यानी कि जैसा नाम से स्पष्ट है, इसमें क्या होता है कि खेल खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। देखिए, आइए पढ़ते हैं। लिखा है, इस विधि के जनक जो है वो ब्रिटेन के गणितज्ञ कोल्डवेल कुक थे। याद रखिए, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कोल्डवेल कुक। इस शिक्षण विधि का सर्वप्रथम प्रयोग गणित विषय के क्षेत्र में किया गया था। शिक्षण के खेल में खेलों के महत्व को सर्वप्रथम फ्रोबेल ने स्वीकार किया था। खेल विधि की दार्शनिक व्याख्या भी किसने की थी? फ्रोबेल ने ही की थी। खेल विधि के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है स्वतंत्रता आधारित क्रिया, फिर है व्यक्ति की अभिव्यक्ति का साधन, फिर है मनोरंजन का साधन, उसके पश्चात है जीवन मूल्यों या नैतिकता की शिक्षा। फिर देखिए, खेल विधि सामाजिक परिस्थितियों में अंतःक्रिया का अवसर प्रदान करती है। यह सभी आयु वर्ग के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। याद रखिए कि जो खेल विधि वाली जो शिक्षा होती है वो सभी उम्र के बच्चों के लिए लाभदायक होती है। फिर देखिए, लिखा है खेल शिक्षण विधि के क्या क्या गुण होते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला तो ये है कि इस शिक्षण विधि में विद्यार्थी स्वतः स्फूर्त के रूप में शामिल की जाते हैं। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई भी खेल होता है तो उसमें क्या होता है, विद्यार्थी स्वयं भाग लेते हैं, तो उससे क्या होता है, उनके अंदर स्वतः स्फूर्त की भावना जागृत होती है। फिर है विद्यार्थियों में खेल के आयोजित करने की भी समझ आती है कि किस तरीके से खेल को आयोजित करना है। फिर लिखा है, इसके द्वारा सृजनात्मक कौशलों के साथ साथ जीवन कौशलों जैसे समस्या समाधान करने, तर्कपूर्ण ढंग से सोचने एवं स्व अभिव्यक्ति, संप्रेषण शक्ति, टीम भावना आदि का विकास होता है। फिर देखिए, लिखा है अधिगम रोचक, आनंददायक, सहज और ऊर्जा देने वाला होता है। फिर है शारीरिक, भावात्मक और संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। यह विधि विद्यार्थी और शिक्षक के बीच की जो खाई है उसको पाटने का कार्य करती है। खेल शिक्षण विधि के क्या क्या दोष हैं, ये देखते हैं। सबसे पहला दोष है कि पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक स्तर के ऊपर इसे अनुपयोगी समझा जाता है। यानी कि प्राथमिक स्तर के ऊपर के जो बच्चे हैं उसके लिए क्या हो जाता है, ये अनुपयोगी समझा जाता है। फिर है प्रत्येक विषय की अवधारणाओं एवं विषय वस्तु को इस शिक्षण विधि द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता। यानी कि मान लीजिए गणित के लिए उपयोगी है, जैसा कि कोल्डवेल ने बोला, ये गणित के लिए उपयोगी है, लेकिन ये बाकी विषय के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकता। फिर देखिए, लिखा है इसके अंतर्गत बच्चे खेल तो रुचिपूर्ण खेलते हैं, पर सीखने में उनकी दिलचस्पी क्या है, कम ही देखी गई है। फिर है प्रयोगशाला विधि, जिसे लेबोरेटरी मेथड कहते हैं। आइए देखते हैं। लिखा है इस विधि के खोज के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में खोज के सिद्धांत का यूज किया जाता है। मतलब कि बेसिकली कुछ ऑब्जर्व करना रहता है, कुछ फाइंड करना रहता है। लिखा है इसके द्वारा किसी परिणाम पर पहुंचना और खोज के द्वारा तथ्यों का उल्लेख विभिन्न अंग है। सबसे पहले क्या करना है, कोई कंक्लूजन निकालना है और बेसिकली रिसर्च के द्वारा कहीं ना कहीं उसका जो है कैलकुलेशन करना है और फिर रिजल्ट तक पहुंचना है। लिखा है कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में यह विधि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में, विशेषकर विज्ञान की वास्तविक शिक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है। प्रयोगशाला में प्रयोग करके विद्यार्थी स्वयं निष्कर्ष निकाल कर अवधारणा विकसित करते हैं। यह विधि आगमन विधि का ही विस्तृत प्रयोगात्मक रूप है। अब देखिए प्रयोगशाला विधि के गुण। सबसे पहला है कि इस विधि के प्रयोग से विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि होती है, साथ ही उसको तथ्यों, संप्रत्ययों और विज्ञान के सामान्य निष्कर्षों को समझने का अवसर मिलता है। फिर है प्रयोगशाला विद्यार्थियों की समस्याओं का निराकरण करने का एक साधन है। फिर उसके बाद है विद्यार्थियों को समाज में वैज्ञानिक की भूमिका, विज्ञान के महत्व की अनुभूति प्रयोगशाला के माध्यम से ही करनी होती है। अब देखिए, लिखा है प्रयोगशाला विधि के दोष यानी डीमेरिट्स ऑफ लेबोरेटरी मेथड। सबसे पहला हो जाएगा कि यह विधि आर्थिक दृष्टि से अत्यंत अपव्ययी है। यानी कि बेसिकली अगर बोला जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में धन का अपव्यय होता है, बहुत सारा धन खर्च हो जाता है। फिर लिखा है यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए भी उपयुक्त नहीं है, इसके लिए लंबी कक्षा चाहिए होती है जो कि उसमें काफ़ी संख्या में बच्चे हों। फिर लिखा है अन्य कक्षाओं में इसका उपयोग केवल और केवल अध्ययन काल तक ही सीमित है। फिर है यह विधि व्यक्ति केंद्रित है, प्रयोगशाला विधि व्यक्ति केंद्रित है, अतः इसके द्वारा विज्ञान शिक्षण की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती। फिर है कि काफ़ी समय जो होता है वो अपव्यय हो जाता है। याद रखिए, धन भी अपव्यय होता है और समय भी अपव्यय होता है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, विद्यार्थी का जो सिलेबस है वही पूरा नहीं हो पाएगा। अब देखिए अधिविन्यास विधि या दत्त कार्य विधि यानी असाइनमेंट मेथड, इसके द्वारा क्या होता है, टीचर बच्चों को असाइनमेंट देते हैं। लिखा इस विधि में संपूर्ण पाठ्यक्रम को अनेक खंडों में विभाजित किया जाता है। यह विभाजन
विद्यार्थियों की सुविधा के लिए होता है, जिससे एक निश्चित अवधि में वे पाठ्यक्रम को पूरा कर सकें। इन अलग-अलग खंडों को ही अधिन्यास कहते हैं। अधिन्यास मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा गृह अधिन्यास यानी होम असाइनमेंट, दूसरा हो जाएगा स्कूल असाइनमेंट। फिर उसके बाद देखिए, सबसे पहले लिखा है कि ये जो विधि है वो प्रदर्शन विधि और प्रयोगशाला विधि का मिश्रण है। जैसे कि प्रयोगशाला और व्याख्यान प्रदर्शन दोनों को जोड़ देंगे तब क्या बनेगा, अधिविन्यास विधि। लिखा है अधिविन्यास विधि में शिक्षक को सर्वप्रथम पाठ्य पुस्तक के आधार को ध्यान में रखते हुए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, पाठ्यक्रम के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक अधिन्यासों की संख्या को तय करना। दूसरा है अधिन्यासों के दोनों प्रकारों यानी कि गृह अधिन्यास और विद्यालय अधिन्यास की संख्या को तय करना। फिर देखिए अधिन्यास विधि के गुण यानी मेरिट्स ऑफ असाइनमेंट मेथड। पहला हो जाएगा विद्यार्थियों में उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना। दूसरा है विद्यार्थियों में स्वाध्याय की रुचि विकसित होना। तीसरा हो जाता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। फिर है प्रयोगात्मक कार्य पर बल। फिर देखिए लिखा अधिन्यास विधि के दोष। पहला हो जाएगा शिक्षक पर कार्यभार की अधिकता। फिर है नकल करने की प्रवृत्ति का विकास होना। फिर है कमजोर पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के साथ शिक्षण नहीं दिया जा सकता। उसके पश्चात है छोटी कक्षाओं के प्रतिकूल। ये क्या है अधिन्यास विधि, छोटी कक्षाओं के लिए प्रतिकूल है यानी कि उनके लिए सही नहीं है। यह केवल बड़ी कक्षाओं के लिए यूजफुल है। देखिए अब अगला है शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि टीचिंग के लिए कौन कौन से सहायक सामग्री उपयोग में आते हैं या उनके बारे में आइए देखते हैं। देखिए लिखा है शिक्षक शिक्षण कार्य करते समय विषय अथवा पाठ को समझाने के लिए जिन जिन वस्तुओं का प्रयोग करता है उन्हें शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। वर्तमान परिदृश्य में जब शिक्षक विद्यार्थियों के मध्य पाठ्य सामग्री को रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है तो वह शिक्षण आदर्श शिक्षण कहलाता है। याद रखिएगा कि कब वर्तमान में क्या हो गया है ना कि जो शिक्षक है, जो टीचर है, वो विद्यार्थियों के मध्य क्या करेंगे, सिलेबस को काफ़ी रोचक, काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में प्रस्तुत करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से टीचर एग्जाम्पल जो होते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल बहुत मात्रा में लेते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं जो पढ़ाई होती है वो रुचिपूर्ण हो जाती है। फिर देखिए लिखा है कि शिक्षण में उत्तम से उत्तम सहायक सामग्री को भी शिक्षक का विकल्प नहीं माना जा सकता। यानी कि मान लीजिए लैपटॉप एक तरीके से बोला जाए तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी शिक्षण सामग्री, यानी पढ़ाई में ये यूजफुल एक सामग्री है, लेकिन यह शिक्षक का विकल्प नहीं हो सकता। शिक्षक का महत्व जो है वो सर्वथा उससे अधिक है। एक जो मशीन है वो अपने ज्ञान से हमें उतना नहीं समझा सकता जितना कि एक जो टीचर है वो अपने एक्सपीरियंस से हमें समझाते हैं। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। फिर देखिए डेंड में लिखा है सहायक सामग्री वह सामग्री है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या मौखिक पाठ्य सामग्री को समझने में सहायता प्रदान करती है, ऐसा डेंड कहते हैं। फिर देखिए शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार, टाइप्स भी कुछ होंगे टीचिंग एड्स के। आइए देखते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है शिक्षण सहायक सामग्री 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। मान लीजिए एमसीक्यूज में ये चीज पूछ देता है कि शिक्षण सहायक सामग्री कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की। पहला हो जाएगा दृश्य सामग्री, फिर श्रव्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री। 3 हो गए। देखिए दृश्य सामग्री क्या है, तो विद्यार्थी जिस सामग्री को देख सकते हैं और साथ ही उसको समझकर उसका सदुपयोग करके अपने अध्ययन को प्रभावी बना सकते हैं, उसे दृश्य सामग्री कहते हैं। याद रखिए कि विद्यार्थी जिस बेसिकली सामग्री को देख सकते हैं, मान लीजिए चौक हो गया, डस्टर हो गया या फिर ब्लैक बोर्ड हो गया, उसको क्या सकते हैं, देख सकते हैं और उसके साथ समझकर उसका सदुपयोग करके अपने अध्ययन को प्रभावी बना सकते हैं, तो दृश्य सामग्री हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा भी है, प्रोजेक्टर लिखा है, श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड लिखा है, मान लीजिए मानचित्र लिखा है, फिल्म स्ट्रिप लिखा है, परिचित्रदर्शी लिखा है। फिर देखिए श्रव्य सामग्री, वे सामग्रियां जिन्हें सुनकर विद्यार्थी अपने अध्ययन को प्रभावी बना सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, श्रव्य सामग्री कहते हैं। जैसे ग्रामोफोन, टैप रिकॉर्डर, रेडियो इत्यादि। फिर है दृश्य श्रव्य सामग्री, वे सामग्रियां जिन्हें देखने व सुनने का जो कार्य है वो एक साथ करना पड़ता है, उन्हें दृश्य श्रव्य सामग्री कहते हैं। ऐसी सामग्रियां विद्यार्थियों के मानस पटल पर शीघ्र ही अंकित हो जाती है, जैसे कि टेलीविज़न, कंप्यूटर, वीडियो कैसेट। अगर हम कोई वीडियो देखते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है, वो हम ज़्यादा देर तक याद रख पा सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिन तक वो हमें याद रहता है। अब देखिए लिखा है इंद्रियों के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ
देखिए लिखा है कि बेसिकली इसमें क्या पढ़ना है, इंद्रियों के आधार पर शिक्षक सहायक सामग्री। देखिए लिखा है दृश्य सामग्री, जो यानी दिखाई देते हैं, जो विजुअल होते हैं वो दृश्य सामग्री, जैसे कि चार्ट हो गया, नक्शा हो गया, मॉडल, स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप, प्रोजेक्टर, ये सब क्या हो जाएगा, दृश्य सामग्री हो जाएगा। इसके अतिरिक्त है ओवरहेड प्रोजेक्टर हो जाएगा, फिर है एपिडाइस्कोप हो जाएगा, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, वास्तविक पदार्थ, श्यामपट्ट। ये आपके एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि इसमें से दृश्य सामग्री कौन सा है, श्रव्य सामग्री कौन सा है। मान लीजिए आप लोगों को पता नहीं होगा तो एक बार देख लीजिएगा। उसके पश्चात देखिए दृश्य श्रव्य सामग्री कौन कौन से हैं। तो ये हो जाएगा टेलीविजन, कंप्यूटर, वीडियो कैसेट, ड्रामा, वीडियो डिस्क और टेली कॉन्फ्रेंस। ये बीच में छूट गया था, ये हमारा श्रव्य सामग्री, जिसमें रेडियो है, ग्रामोफोन है, टेप रिकॉर्डर है और लिंगवा फोन है। अब देखिए प्रौद्योगिकी के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री का वर्गीकरण। पहला हो जाएगा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कौन कौन से, जैसे ग्राफ, चार्ट, पुस्तक, मॉडल। और हार्डवेयर में हो जाएगा प्रोजेक्टर, रेडियो, टीवी और एपिडाइस्कोप। अब है प्रक्षेपण के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री का वर्गीकरण। पहला हो जाएगा प्रक्षेपित सामग्री यानी प्रोजेक्टर एड्स, जिसमें हो जाएगा स्लाइड और फिल्म स्ट्रिप। फिर है अप्रेक्षित सामग्री। अप्रेक्षित सामग्री में हो जाएगा अप्रक्षेपित सामग्री, उसमें हो जाएगा चार्ट, स्लाइड और निर्देश और चित्र। फिर देखिए लिखा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एड्स बाय एनसीईआरटी, यानी एनसीईआरटी के द्वारा शिक्षण सहायक सामग्री का वर्गीकरण। इसमें लिखा है एनसीईआरटी के शिक्षाविदों ने शिक्षण सहायक सामग्री को निम्न 6 वर्गों में विभाजित किया है। कितने वर्गों में, 6 वर्गों में। पहला हो जाएगा प्रक्षेपित सामग्री यानी प्रोजेक्टेड एड्स। पहला हो जाएगा फोटोग्राफ, चित्र, फ्लैश कार्ड, डायग्राम ग्राफ, मानचित्र, कार्टून और कॉमिक्स। फिर उसके बाद देखिए डिस्प्ले बोर्ड सामग्री। डिस्प्ले बोर्ड सामग्री में क्या क्या है, श्याम पट्टे है यानी ब्लैक बोर्ड है, फ्लैनल बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड है, चुंबक बोर्ड है और पैक बोर्ड है। फिर है श्रव्य सामग्री। श्रव्य सामग्री यानी जिसको सुन सकते हैं, जैसे कि देखिए रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया। फिर है त्रिआयामी सामग्री। देखिए त्रिआयामी सामग्री जो हो जाता है, 3 डायमेंशनल एड्स, उसमें हो जाएगा मॉडल, वस्तु, नमूना, मेकअप, कठपुतली इत्यादि। फिर है प्रक्रिया सामग्री, जिसमें कि प्रोसेस एड्स हो जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं प्रदर्शन, अभिनय, क्षेत्र भ्रमण, ये सब हो जाएगा बेसिकली प्रोसेस सामग्री। फिर देखिए प्रक्षेपित सामग्री, जैसे कि फिल्म और फिल्म स्ट्रिप। देखिए लिखा है दृश्य श्रव्य सामग्री के क्या उद्देश्य होते हैं। सबसे पहला हो गया विद्यार्थियों में पाठ के प्रकरण एवं उप प्रकरण के प्रति रुचि पैदा करना तथा उनके ज्ञान को क्या करना, विकसित करना। उसके पश्चात हो जाएगा कि अधिगम की गति को तेज करना। अधिगम की गति को क्या करना, तेज करना। फिर है विद्यार्थियों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से क्रियाशील बनाना यानी सक्रिय बनाना। उसके पश्चात है अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप देने में प्रभावी भूमिका निभाना। विद्यार्थियों की निरीक्षण शक्ति का विकास करना। फिर है विद्यार्थियों के ज्ञान को संवर्धित करना। फिर उसके बाद है तीव्र एवं मंद बुद्धि के विद्यार्थियों को योग्यता अनुसार शिक्षा देना। अब देखिए दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता एवं महत्व। पहला हो जाएगा अधिगम की प्रक्रिया में ध्यान एवं अभिप्रेरणा बनाए रखने में मदद करना। फिर देखिए विषय वस्तु के स्वरूप को जटिल की अपेक्षा सरल बनाना। फिर है कक्षा शिक्षण में संवाद बनाए रखने में, गतिशीलता कायम रखने में बेसिकली समर्थ होती है। यानी कि कक्षा शिक्षण में जब संवाद बनाए रखते हैं तो क्या होता है कि जो कक्षा है उसकी गतिशीलता बने रहती है। जैसे कि बीच बीच में होते हैं ना टीचर, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ अच्छा एग्जाम्पल ले लिए या फिर कुछ भी ऐसा जिससे कि स्टूडेंट क्या हो सके, रिलेट कर सके, कनेक्ट कर सके। उससे क्या होता है बेसिकली क्लास की गतिशीलता बनी रहती है। अब देखिए चिंतन के उच्च स्तर को प्राथमिकता देना। फिर है व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देना, यानी बेसिकली कुछ बच्चे जो है वो जल्दी समझ जाते हैं, कुछ बच्चे जो है वो लेट से समझते हैं, तो इन दोनों पर ही पर्याप्त ध्यान देना। फिर देखिए शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक आधार देना। फिर है शिक्षण कार्य के दौरान मित्रतापूर्ण वातावरण का निर्माण करना। क्यों मित्रतापूर्ण वातावरण होना चाहिए, ताकि बच्चे जो है वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर सके या फिर अपने मन में चलने वाली हर बात का समाधान
आपसे पूछ सके। फिर देखिए पाठ्य वस्तु को रोचक बनाकर उसमें निरस्ता के भाव को समाप्त करना। फिर देखिए दृश्य श्रव्य सामग्री की विशेषताएं। पहला हो जाएगा वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, फिर है विद्यार्थी सक्रियता, फिर है स्थायी अधिगम में सहायक, फिर है प्राकृतिक एवं कृत्रिम वस्तुओं का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए अवसर मिलता है, फिर है विभिन्न विषयों के अन्वेषण के प्रति जिज्ञासा, फिर है विचारों की प्रवाहशीलता, फिर है प्रत्यक्ष अनुभव एवं शिक्षण अधिगम अनुभवों का समायोजन। फिर देखिए विभिन्न प्रकार की विधाओं का प्रयोग, फिर है मौखिक भाषण में न्यूनता, फिर है भाषा संबंधी कठिनाइयों को दूर करना, फिर है अनुभव द्वारा ज्ञान प्रदान करना, फिर है समय की बचत एवं शिक्षण रुचि में वृद्धि करना, फिर है उपकरणों के प्रयोग करने का कौशल विकसित करना, फिर है सीखने की पूर्ण स्वतंत्रता, और उसके पश्चात है विद्यार्थियों की कल्पना व विचार शक्ति का विकास करना। देखिए लिखा है दृश्य श्रव्य सामग्री के आवश्यक गुण, यानी पहला हो जाएगा सामग्री की उपलब्धता यानी अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, फिर है परिशुद्धता, फिर है अनुकूलता, यथार्थता, संबद्धता, समय की बचत एवं रोचकता। ये सारे दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यक गुण हैं। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट है, लिखा है कि एडगर डेल का अनुभव शंकु मॉडल। याद रखिए अमेरिकी शिक्षाविद एडगर डेल ने वर्ष 1960 में एक दृश्य मॉडल अनुभव कोड प्रस्तुत किया था। इस मॉडल को मूल रूप से वर्ष 1946 में ही विकसित किया गया था। इस मॉडल में सीखने के लिए विभिन्न अनुभवों का वर्णन किया गया था। इसके शीर्ष पर शाब्दिक संकेत थे, सबसे निचले भाग में प्रत्यक्ष एवं उद्देश्यपूर्ण अनुभवों को सम्मिलित किया गया था। जैसे देखिए सबसे नीचे क्या हो जा रहा है, प्रत्यक्ष एवं उद्देश्यपूर्ण अनुभव, फिर उसके बाद है काल्पनिक अनुभव, फिर है नाटक सहभागिता, प्रदर्शन, क्षेत्र भ्रमण, प्रदर्शन सामग्री, गतिशील चित्र, ऑडियो रिकॉर्डिंग व स्थिर चित्र, फिर है दृश्य प्रतीक, फिर है शाब्दिक प्रतीक। तो यहाँ से जाएंगे अगर आप ऊपर की ओर तो अमूर्त प्रकृति आपकी बढ़ेगी, और अगर नीचे की ओर आएंगे तो मूर्त प्रकृति क्या होगी, बढ़ेगी। याद रखिएगा इसे कहते हैं एडगर डेल का अनुभव शंकु मॉडल। देखिए अब यहाँ से काफ़ी इजी सा टॉपिक शुरू हो रहा है, जिससे कि बेसिकली एक तरीके से बोला जाए अगर आपको मात्र एक बार पढ़ भी लेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने इसके बारे में पहले भी पढ़ लिया है। जैसा देखिए इसमें लिखा है शिक्षण में उपयोगी प्रमुख सहायक सामग्री तत्व। जैसा हमें पता है श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड के बारे में तो सभी विद्यार्थी इससे परिचित हैं, तो एक बार सिर्फ इसको पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा है श्यामपट्ट विद्यार्थियों को शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान को बोधगम्य, सरल एवं स्थायी बनाने में सहायता करता है। श्यामपट्ट का आविष्कार सर्वप्रथम जेम्स विलियम ने किया था। इसके माध्यम से शिक्षक भी अपना आत्मविश्वास बनाए रखते हैं। श्यामपट्ट का अत्यधिक उपयोग ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालयों में किया जाता है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में तो श्यामपट्ट के स्थान पर आधुनिक तकनीक संपन्न दृश्य श्रव्य सामग्री स्थान ग्रहण कर लेती है। फिर देखिए श्यामपट्ट के उपयोग यानी यूजेस ऑफ ब्लैक बोर्ड। यूजेस ऑफ ब्लैक बोर्ड में हो जाएगा विशिष्ट एवं कठिन शब्दों को स्पष्ट करने में, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, श्यामपट्ट का एक उपयोग हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए पाठ की रूपरेखा एवं सारांश लिखने में, फिर हो जाएगा विषय के मुख्य बिंदुओं को लिखने में, फिर है मुख्य निर्देश एवं आदेश लिखने में, फिर है चित्र, रेखा चित्र, ग्राफ, मानचित्र एवं लाक्षणिक उदाहरण देने में, फिर है वस्तुओं के क्रम को स्पष्ट लिखने में, फिर है विद्यार्थियों के समक्ष कुशल शिक्षण कार्य एवं लेखन में। अब देखिए वास्तविक पदार्थ एवं प्रत्यक्ष वस्तुएं यानी रियल ऑब्जेक्ट। सबसे पहला है प्रत्यक्ष वस्तुएं विद्यार्थियों के लिए शिक्षण संबंध अति उपयोगी एवं सजीव साधन मानी जाती है। प्रभावशाली शिक्षण कौशल विकसित करने के लिए प्रत्यक्ष वस्तुओं का ही प्रयोग करना चाहिए। मेंढक, पौधे, बीज, पुष्प जैसी वस्तुएं प्रत्यक्ष रूप से दिखाई जा सकती है। आप लोगों ने देखा होगा बेसिकली जब 11th-12th में थे तो जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट होते थे वो क्या करते थे, एक फाइल बनाते थे जो बेसिकली क्या होता था, असाइनमेंट रहता था उनका, जिसमें कि आप लोगों ने देखा होगा कि बेसिकली गुड़हल का वो लोग फ्लावर्स लेते थे और उसके बाद रोज़ लेते थे बहुत सारे, और मान लीजिए मेंढक का कोई है ड्राइंग और उसके बारे में फिर लिखते थे, और विभिन्न प्रकार के बीज पौधे जैसे मान लीजिए गेहूँ हो गया या फिर धान हो गया, इसको भी क्या करते थे, चिपकाते थे। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष वस्तुओं में आएगा। अब देखिए प्रतिमान या मॉडल, तो मॉडल का क्या अर्थ होता है, मॉडल का अर्थ होता है उस वस्तु की नकल या बनावट
जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को सही जानकारी प्राप्त हो सके। मॉडल का प्रयोग अधिकांशतः तब किया जाता है जब प्रत्यक्ष वस्तुओं का प्रयोग संभव नहीं होता। विद्यार्थी मॉडल स्वयं तैयार करते हैं, साथ ही शिक्षक के निर्देश पर भी बनाते हैं। मॉडल दो प्रकार के होते हैं, पहला हो जाएगा स्टील मॉडल और फिर है वर्किंग मॉडल। स्टील मॉडल में वस्तु के आकार, प्रकार, आयाम का ज्ञान दिया जाता है। वर्किंग मॉडल में स्टील मॉडल के गुणों के अतिरिक्त उनकी कार्यविधि का भी ज्ञान दिया जा सकता है। फिर देखिए स्लाइड्स। स्लाइड्स में क्या हो जाएगा कि सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं के अध्ययन में स्लाइड्स जो होते हैं वो उपयोगी होते हैं। इनका प्रयोग शिक्षण कौशल को प्रभावी बनाता है। स्लाइड्स को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। स्लाइड्स के माध्यम से जटिल एवं सूक्ष्म बातों को सरलता से विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाता है। स्लाइड्स को प्रदर्शित करने के लिए प्रोजेक्टर की आवश्यकता होती है। स्लाइड्स निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, पहला हो जाएगा लैंटर्न स्लाइड्स, फिर है सेलोफेन स्लाइड्स, फिर है ग्लास स्लाइड्स और उसके पश्चात है फोटोग्राफिक स्लाइड्स। याद रखिए फोटोग्राफिक प्लेट द्वारा तैयार की गई जो स्लाइड्स होती है वो प्रायः 35 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर के आकार की होती है। ये जो है ये स्लाइड की लंबाई हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। देखिए फिल्म स्ट्रिप क्या होती है या फिल्म क्या होती है। तो फिल्म स्ट्रिप या फिल्मों के द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा के संबंध प्रक्रियाओं, खोज एवं अन्य लाभदायक संरचनाओं के विषय में नवीनतम जानकारी प्रदान की जाती है। अब देखिए चार्ट, ग्राफ, मानचित्र, ग्लोब और रेखा चित्र। तो जब किसी वस्तु का मॉडल न उपलब्ध हो एवं शिक्षण कार्य में देरी हो रही हो तो शिक्षक अपना कार्य चार्ट, ग्राफ आदि के माध्यम से पूर्ण करता है। शिक्षक को पाठ के प्रकरण के अनुसार स्वयं ही चार्टों का निर्माण करना चाहिए। पहला हो जाएगा SS अहलूवालिया, यानी चार्ट वास्तव में एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा विषय वस्तु को स्पष्ट रूप से समझाया जा सकता है और शिक्षण को रोचक बनाया जा सकता है। देखिए पहला हो जाएगा समय चार्ट, यानी जो कि ऐतिहासिक तिथियां एवं कालक्रमानुसार शासन। फिर उसके बाद है ग्राफिक चार्ट। ग्राफिक चार्ट में बेसिकली क्या होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा एक ग्राफ हम लोग स्कूल में भी बनाते थे जिसमें विभिन्न प्रकार के जो आंकड़े हैं वो दर्शाया जाता था, इस तरीके से होता था। फिर है तालिका चार्ट। तालिका चार्ट का जो यूज होता है वो बेसिकली क्रमबद्ध ढंग से किसी घटना या प्रक्रिया के पदों को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। और चित्र चार्ट का जो यूज होता है विभिन्न प्रकार के चित्रों के प्रस्तुतिकरण के लिए। ये भी हम लोगों को स्कूल कॉलेजेस में था कि चार्ट पेपर में बहुत सारा कुछ भी ऐसे इंपॉर्टेंट सा कोई ड्राइंग बना के लाना होता था और यहाँ पर कुछ लिखना होता था और यहाँ अपना नाम होता था। अब देखिए लिखा है दृश्य श्रव्य प्रयोगशाला। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन द्वारा वर्तमान में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में दृश्य श्रव्य प्रयोगशाला की स्थापना की जानी चाहिए। इस प्रयोगशाला में प्रत्येक स्तर की दृश्य श्रव्य सामग्री होनी चाहिए। दृश्य श्रव्य प्रयोगशाला प्रभारी निदेशक को दृश्य श्रव्य सामग्री के क्षेत्र में प्रशिक्षित होना चाहिए। प्रयोगशाला में निम्नलिखित उपकरणों की व्यवस्था करना अनिवार्य शर्त होनी चाहिए। फिर देखिए दृश्य श्रव्य प्रयोगशाला के उपकरण, रेडियो या ट्रांजिस्टर, सूक्ष्मदर्शी या माइक्रो प्रोजेक्टर, फिर हो जाएगा टेप रिकॉर्डर, फिर है स्लाइड्स प्रोजेक्टर, फिर है मैजिक लालटेन, फिर है एपिडाइस्कोप, फिर है ओवरहेड प्रोजेक्टर, फिर हो जाएगा फिल्म स्ट्रिप। फिर देखिए टेलीविजन, फिर है कॉम्पैक्ट डिस्क, फिर है कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर, फिर है कंप्यूटर, फिर है शिक्षण मशीन। अब देखिए टेलीविजन एवं वीडियो, तो यह शिक्षा का आकर्षण एवं सबल साधन है। टेलीविजन एक महत्वपूर्ण दृश्य श्रव्य माध्यम है जिससे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, जिससे विद्यार्थियों को देखने एवं सुनने की ज्ञानेंद्रियों का एक साथ उपयोग होता है। इसके द्वारा औपचारिक अनौपचारिक दोनों ही प्रकार का शिक्षण हितकारी होता है। टेलीविजन का जो आविष्कार है वो JL बेयर्ड ने वर्ष 1926 में किया था। अब देखिए कंप्यूटर, तो कंप्यूटर शिक्षा का एक अच्छा स्रोत है। आधुनिक शैक्षणिक परिदृश्य में कंप्यूटर ने शिक्षण को प्रभावी बनाया है। वर्तमान में प्रत्येक स्कूल एवं कॉलेज में कंप्यूटर लैब है जिसके माध्यम से पठन पाठन में सहायता मिलती है। विद्यार्थी अपनी शिक्षा सामग्री को नोटपैड और वर्ड पैड में फाइलों के रूप में तैयार करके रख सकते हैं और समय समय पर इसका सदुपयोग भी कर सकते हैं। विभिन्न पुस्तकों को ई-बुक के रूप में डाउनलोड करके विद्यार्थी अपने अध्ययन को तुलनात्मक रूप से बेहतर बनाते हैं। देखिए आपको पता होगा कि कंप्यूटर को विद्युत मस्तिष्क यानी इलेक्ट्रिक मशीन भी कहते हैं। कंप्यूटर में शिक्षण कार्य करने के लिए इसकी कुछ विशेष भाषाओं जैसे बेसिक, कोबोल, पास्कल, फोर्ट्रैन इत्यादि की जानकारी होनी चाहिए। शिक्षण में कंप्यूटर निम्न रूप से उपयोगी होता है।
जैसे देखिए, फिर देखिए लिखा है नाटकीय अभिनय। नाटकीय अभिनय देख लेते हैं, लिखा है यह ऐसी संचार प्रक्रिया है जिसमें भाग लेने वाला और निरीक्षणकर्ता दोनों ही सम्मिलित रहते हैं। शाब्दिक एवं अशाब्दिक माध्यम से अभिनय किया जाता है। अशाब्दिक माध्यम मतलब अपने हाव भाव से। फिर विचार की अभिव्यक्ति एवं मनोरंजन के द्वारा विद्यार्थियों के ज्ञान को स्थायी ज्ञान प्रदान किया जाता है। आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा कि कॉलेज और स्कूल में क्या होता है, नाटकीय अभिनय होता है मंच पर, जिससे क्या होता है, जिसमें एक मैसेज छुपा होता है, जिस मैसेज का उद्देश्य होता है बेसिकली विद्यार्थियों के ज्ञान को बढ़ाना। अब देखिए रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का प्रयोग प्रायः किसी पाठ की प्रस्तावना एवं प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाता है। शैक्षिक वार्ताओं एवं शैक्षिक विवेचनों को इसके माध्यम से पुनर्जीवित कर शिक्षण को सजीव एवं प्रभावशाली बनाया जाता है। दूरस्थ शिक्षा में रिकॉर्डिंग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रिकॉर्डिंग 3 प्रकार की होती है, फोनोग्राफ रिकॉर्डिंग, तार रिकॉर्डिंग और टेप रिकॉर्डिंग। अब देखिए शिक्षण मशीन, जिसे टीचिंग मशीन बोलते हैं, याद रखिए शिक्षण मशीन के प्रवर्तक सिडनी एल प्रेसी थे। इसे नोट डाउन कर लेंगे। फिर लिखा है इन्होंने 1920 के मध्य इसे विकसित किया था। शिक्षण मशीन एक यांत्रिक विद्युत युक्ति है। यह उस कार्यक्रम पर निर्भर करती है जो प्रस्तुत प्रश्नों की एक श्रृंखला है, जो विद्यार्थियों को एक निश्चित चुनौती के साथ सीखने का मौका देती है। देखिए शिक्षण मशीन बेसिकली 2 प्रकार की होती है। एक होती है पूर्व रचित उत्तरयुक्त मशीन और दूसरा होती है बहुचयन मशीन, जिसमें कि ग्लाइडर, डिस्क मशीन, टाइपराइटर मशीन इत्यादि होते हैं। और ये सभी जो है डिस्क मशीन और टाइपराइटर मशीन, ये क्या है, उत्तरयुक्त मशीन के प्रकार हैं। देखिए ई शिक्षा क्या होती है, ये तो हम सभी जानते हैं। बेसिकली बोला जाए व्यवहारिक रूप से हम सभी ई शिक्षा का कहीं ना कहीं मात्रा में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। देखिए लिखा है ई शिक्षा के तात्पर्य, ई शिक्षा से क्या तात्पर्य है कि यह अपने स्थान पर ही इंटरनेट एवं अन्य संचार उपकरणों की सहायता से प्राप्त की जाने वाली शिक्षा है। इसके विभिन्न रूप हैं, जैसे वेब आधारित लॉगिन हो गया और मोबाइल आधारित लर्निंग, फिर उसके बाद है कंप्यूटर आधारित लर्निंग, वर्चुअल क्लासरूम इत्यादि। आज से जब कई वर्ष पहले ई शिक्षा की अवधारणा आई थी तो दुनिया इसके प्रति उतनी सहज नहीं थी, परंतु समय के साथ ई शिक्षा ने संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था में अपना स्थान बना लिया। और आप लोगों ने देखा होगा कोविड के बाद ये वाला जो ई शिक्षा हो गया है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी जो गति है वो तेज हो गई है और बहुत सारे ऑनलाइन कोचिंग खुलने लगे, बहुत ऑनलाइन स्टडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होने लगा। तो ई शिक्षा को हम लोग डिटेल्ड में अब अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।